हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल रहे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो समसामयिक विश्व में दक्षिण एशिया, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का, उसका पार्ट ये 4 है, जो कक्षा 12वीं का क्या कर रहे हैं हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले ये जो पार्ट 3 है, यानी जो चैप्टर 3 है आपका, जिसका नाम क्या है, समसामयिक विश्व में दक्षिण एशिया, उसके 3 पार्ट पहले ही ऑलरेडी डाल दिए हैं। ये इसका लास्ट पार्ट है, मोस्टली सेकेंड लास्ट पार्ट है। उसके बाद जो कार्टून वगैरह वाली आपकी वीडियो है वो मैं मतलब ऐप से बना के अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इस पे तो बोर्ड पे तो संभव नहीं हो पाएगी। तो ये वैसे जो मेन चीज़ है वो इस वीडियो में है, और उसमें जो कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पार्ट 5 में वो डिस्कशन करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा छोटा सा रहेगा, सब कुछ डिस्कशन हमने कर ही लिया। दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया में जो देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, है ना, म्यांमार हो गया, तो इन सब में कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद हमने देखा हर देश का पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी कि राजनीतिक विकास देखा, और भारत का भी थोड़ा सा हमने देखा। और भारत के और दक्षिण एशिया के देशों के साथ क्या देखे हमने, बायलैटरल तौर पर, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय संबंध देखे। उसके बाद जो रह गया, हमने देखा लड़ाई झगड़ा खूब चल रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे दक्षिण एशिया में शांति को कैसे स्थापित किया जाता है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा, दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग कैसे आएगा, और दूसरा दक्षिण एशिया में चीन और अमेरिका की क्या भूमिका रहती है। तो आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग कैसे आएगा। वर्ड पे ध्यान देना, क्या है वर्ड, शांति, और क्या है, सहयोग। शांति का मतलब आप जानते हैं, भारत है, पाकिस्तान है, उनमें क्या चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। म्यांमार में भी आप देखोगे तो जुंता गवर्नमेंट आ जाती है, मतलब सैनिक शासन रहता है। अफगानिस्तान का वही हाल है, वहाँ पे कौन है, तालिबान है। तो इन सब के अभी वर्तमान में, तो ऐसे में जो इतना संघर्ष चल रहा है, लोकतंत्र को थोड़ा बहुत खतरा भी पहुंच रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर लोकतंत्र को कैसे कायम करके रखा जाए, या शांति को कैसे स्थापित करके रखा जाए। तो यही क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग कैसे स्थापित किया जाए। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं करना है, लिखोगे दक्षिण एशिया में विभिन्न प्रकार के संघर्ष होने के बावजूद भी आपस में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, सार्क है। क्या है, सार्क है। ये एक संगठन है, आपने शायद नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा। तो इसको बोलते हैं, ये 2-3 संगठन बना रखे हैं, उसके माध्यम से क्या है बनते हैं। जैसे यूरोप में कौन सा है, यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय संघ है। दक्षिण एशिया में एक आसियान संगठन भी आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये तो देखते हैं क्या, सार्क, फिर है साफ्टा। आसियान हमने देख ही लिया था, किसमें देखा था, जब हम सेकंड चैप्टर डिस्कशन कर रहे थे सत्ता के समसामयिक केंद्र वाले में, उसमें हमने आसियान के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो अब यहाँ पे क्या है, सार्क के बारे में। जो आसियान था वो दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में था, ठीक है ना, दक्षिण एशिया के बारे में नहीं। इसमें सार्क की जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखना। सार्क की क्या फुल फॉर्म होती है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मेरे साथ साथ बोलिए, आपको क्या हो जाएंगी, चीज़ें याद हो जाएंगी। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है ना। इसको हिंदी में दक्षेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षेस, यानी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो आप सीधा सीधा ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, आप यही लिख देना, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, दक्षेस हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सार्क बोलते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, यानी 8 दिसंबर 1985 को क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना क्यों किया गया होगा, बताओ। कोई भी संगठन जो स्थापित होता है उसका क्या उद्देश्य होगा, आपस में सहयोग को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, संघर्ष कम होगा इससे। तो इस वजह से इसकी भी स्थापना हुई थी। तो ये सब पूछेगा भी, तो अपने तरफ से 2-4 पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। कोई बुक में नहीं लिखा रहता कि कोई भी संगठन बनता है तो क्यों बनता है, आर्थिक व्यापार बढ़ सके, आपस में सहयोग, शांति को बढ़ावा दे सकें, एक दूसरे की सूचना संचार प्रौद्योगिकी को क्या कर सकें, बढ़ावा दे सकें। मैं 2-3 पॉइंट फिर भी मेंशन कर दूंगा।
स्थापना 8 दिसंबर 1985 को इसलिए हुई थी ताकि सार्क देशों में यानी दक्षिण एशिया के देशों में क्या बढ़ सके, सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। तो सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके दक्षिण एशिया में। और भारत पाकिस्तान की मौजूदगी के कारण ये क्या है, संगठन सही ढंग से नहीं चल पाता। तो आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध कितने मित्रतापूर्ण हैं या कितने कटुतापूर्ण है, वो आप अच्छे से जानते ही हैं। तो जिस कारण क्या होता है, इसमें दो खिलाड़ी हो जाते हैं, हम देखेंगे इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें भारत भी है। तो इन दोनों की मौजूदगी के कारण क्या होता है, ये संगठन कभी भी सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाता है। तो एक कारण ये भी रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे ही थोड़ा सा, बस आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, जितना किताब में आपके लिए लिखा है उतना ही लिख दिया है, 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा भी है, ठीक है ना। जैसे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में। क्या है, कहाँ पर है इसका मुख्यालय, काठमांडू। काठमांडू जो है वो क्या है, नेपाल की राजधानी है, ध्यान रखना। नेपाल की राजधानी क्या हो गई, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये वाला एक बार क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। हेडक्वार्टर यानी इंग्लिश में मुख्यालय को क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर। क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू में। अब इसका उद्देश्य क्या है, यानी सार्क जो है उसका उद्देश्य क्या है, वही होता है कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है ना, जीवन गुणवत्ता को सुधार करना, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास करना, ये सारी चीज़ें क्या है इसके उद्देश्य हो गए। वैसे पूछता नहीं, अगर पूछ ले तो फिर भी पता होना चाहिए। विज्ञान को आपस में क्या करना है, 2-3 पॉइंट और अपने से ऐड कर लोगे कि क्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, ठीक है ना। वैसे ये सब आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपके माइंड में कोई भी संगठन लिखने के लिए आया तो उसके बेस पर आपके पास क्या होनी चाहिए, कुछ चीज़ें लिखने के लिए होनी चाहिए। तो ध्यान रखना ये क्या है, सार्क है। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या होगी, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। स्थापना 8 दिसंबर 1985 ताकि सार्क देशों में आपस में सहयोग बढ़ सके। भारत पाकिस्तान मौजूदगी के कारण सही ढंग से नहीं चल पाया, ठीक है ना। मुख्यालय काठमांडू में। उद्देश्य 2 ये याद रख लेना, ठीक है ना। कल्याण को बढ़ावा देता है, दक्षिण एशिया के देशों में क्या करेगा, कल्याण को बढ़ावा देगा। लोगों के जीवन गुणवत्ता में सुधार करेगा। जीवन गुणवत्ता में सुधार का मतलब क्या, लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, यानी खाने का, पीने का, कपड़े किस तरीके से पहनते हैं, ठीक है ना, कैसे रहते हैं, ठीक है ना। तो इन सब में क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। तो ये होता है जीवन गुणवत्ता में सुधार। फिर आर्थिक वृद्धि, जीडीपी वगैरह बढ़े वहाँ पे। सामाजिक प्रगति, यानी लोग समाज पिछड़ ना जाए, कुछ जो ऑर्थोडॉक्स किस्म की सोच होती है, या फिर कह लीजिए कि प्रगतिवादी विचार होना चाहिए कि समाज भी क्या है, जो मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं जो समाज की प्रगति के लिए क्या है आवश्यक है, उनको भी अपनाएं। सांस्कृतिक विकास हो, यानी सभी देश आपस में क्या करें, अपनी संस्कृति का विकास करें। संस्कृति का मतलब इसमें खान पीन, रहन सहन, ठीक है ना, भाषा, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं इसमें। तो इस चीज़ को क्या देना, बढ़ावा देना। और ये भी एक बार याद कर लेना इसके सदस्य देश कौन है। तो ध्यान रखना इसमें 8 देश हैं। शुरुआत में जब इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 में, तो इसके सदस्य देश 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 8 हैं। ध्यान रखना, वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं, 8 हैं। और इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप मैप से एक बार देख लें, गूगल पर डालना सार्क कंट्रीज़, तो निकल के क्या आ जाएगा आपका। फिर भी हम मोटे मोटा देख लेते हैं। बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है। यही नहीं, जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, इसको अगर मैं यहाँ पे अगर मैप में बनाऊँ थोड़ा सा भारत का, वैसे पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर भी मैप पे मत जाना, प्रयास तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा प्रयास करने में क्या जा रहा है, ठीक है ना, प्रयास तो करना ही चाहिए। जैसे मैप थोड़ा ख़राब बने तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है ना। मैं तो खाली समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये मान लो ये क्या हो गया, भारत हो गई, अपनी प्यारी कंट्री हो गई, ठीक है ना। ये इंडिया हो गया, ठीक है ना। इसके बगल में कौन है,
ये पाकिस्तान हो गया। फिर यहाँ पर कौन हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। तो ऐसे याद कर सकते हो, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया। यहाँ पर कौन हो गया, भूटान हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, नेपाल हो गया। सॉरी, नेपाल यहाँ आएगा, ठीक है ना, नेपाल हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, मान लो भूटान हो गया यहाँ पर। और कौन कौन सा देश है, पाकिस्तान हो गया। यहाँ पर क्या है आपका, शायद अगर नीचे ना दिखे तो कोई बात नहीं, बस समझ जाना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया आपका, श्रीलंका हो गया, ठीक है ना। और कोई सा देश रह गया क्या, मालदीव। मालदीव यहाँ पर है, ठीक है ना, भारत के नीचे पड़ता है, क्या है, मालदीव है। अभी आपको दिख जाएगा, अभी दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख जाएगा थोड़ी देर बाद। बस ध्यान रखना, मैप के थ्रू क्या कर लेना, इसको याद कर लेना। अफ़गानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, भारत हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कर लेना, याद कर लेना। ये क्या था, सार्क था हमारा, क्या था, सार्क था। तो ये ध्यान रखना, ये था हमारा क्या, सार्क। अब हम देखेंगे, ये यानी दक्षिण एशिया में शांति स्थापित और सहयोग स्थापित करने के लिए पहला संगठन कौन सा था, सार्क। और दूसरा संगठन बनाया था इन लोगों ने, साफ्टा। साफ्टा का मतलब होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो साफ्टा की क्या फुल फॉर्म हो गई, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस पर जो हस्ताक्षर बेसिकली ये इसलिए बना था, देखो ये क्या लिखा हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता हिंदी में बोलेंगे, लेकिन आप ऐसे ही याद रखना, ठीक है ना। मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी देश जब दूसरे देश में अपने वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, निर्यात करता है, तो जब वो निर्यात करता है तो उस पर क्या लगता है, सीमा शुल्क लगता है, यानी टैक्स लगता है। दूसरे देश की सरकार टैक्स लगाती है, और टैक्स लगाएगी तो दूसरे देश में वो सामान क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। टैक्स अगर ज़्यादा लगा देगी तो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझना, जैसे अमेरिका से कोई बाइक या गाड़ी भारत में आती है, तो उस पर भारत क्या करता है, सीमा शुल्क लगाता है, प्रशुल्क लगाता है, ड्यूटी लगाता है। तो वो जो ड्यूटी या शुल्क लगाता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, वो जो वस्तुएं हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, और भारत की वस्तुएं आपस में क्या होती हैं, बिकती हैं। ये एक अलग पक्ष हो गया। लेकिन लेकिन इसमें क्या बोलता है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, यानी दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, अगर उन देशों में, दक्षिण एशिया के जो भी देश हो गए, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान, ठीक है ना, जो भी देश हो गए, उन देशों से अगर कोई भी सामान या उत्पाद बनकर एक दूसरे के देशों में जाएगा, तो उस पर जो लगने वाला सीमा शुल्क है, ठीक है ना, या प्रशुल्क है या ड्यूटी है, उसको हम क्या करेंगे, कम करने का प्रयास करेंगे। जिससे क्या होगा, हमारे व्यापार में आपस में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। तो ध्यान रखना, इसी को क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी आपस के देशों में क्या करेंगे, सीमा शुल्क को कम करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया। फिर इसके लिए क्या होता है, 2004 में हस्ताक्षर होता है। क्या होता है, 2004 में हस्ताक्षर होता है, और 1 जनवरी 2006 से क्या हो जाता है, प्रभावी। प्रभावी का मतलब है, कोई पूछे साफ्टा कब लागू हुआ, तो 2006 में लागू हुआ था। 2004 में इस पे हस्ताक्षर हुए, और 1 जनवरी 2006 को लागू हो गया। और इसका उद्देश्य मैंने बता ही दिया, क्या है, सीमा शुल्क को कम करना। यानी जो भी बाहर से वस्तुएं आती हैं उन पे, बाहर से मतलब किस में, दक्षिण एशिया के देशों में, इन देशों से जो वस्तुएं आती है उस पर सीमा शुल्क क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है ना। ये हो गया, ये साफ्टा। साफ्टा के कुछ, जैसे भारत पे आरोप भी लगाया जाता है, भारत पर कुछ साफ्टा, मतलब ये दक्षिण एशिया के आरोप लगाते हैं कि भारत जो है साफ्टा की आड़ में, भारत जो है साफ्टा की आड़ में क्या कर रहा है, दक्षिण एशिया के बाजारों में क्या कर रहा है, बाजारों में सेंध मार रहा है। सेंध मतलब उनके बाजार में कब्जा कर रहा है। मैंने पहले ही बताया, भारत की स्थिति भौगोलिक रूप से केंद्रीय है, इस वजह से कहीं ना कहीं सबको डर रहता है। तो भारत क्या था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से, यानी ये सारे के देश जो भी हो गए, ये सारे देश भारत पे आरोप लगाते हैं कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से क्या करेगा, अपने सामान को, अपनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। क्योंकि इन देशों में ज़्यादा जो
आर्थिक रूप से जो मजबूत है वो कहीं ना कहीं भारत ही है, चाहे देख लो कितने भी देश, ठीक है ना। कौन है? भारत है। और भी हो सकते हैं लेकिन भारत भी है, ठीक है ना। तो भारत क्या करेगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाएगा और उस सामान को इन देशों में पहुंचा देगा और उस पर शुल्क कम लगेगा, तो भारत की चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा बिकेंगी और बाकी के लोगों की चीज़ें नहीं बिकेंगी। तो ध्यान रखना कॉमन सी चीज़ें कि भारत पर आरोप लगाता है कि साफ्टा की आड़ में उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है। फिर है दूसरा, भारत व्यावसायिक उद्यम के जरिए उनके बाजार और राजनीति में प्रभाव। वही सेम टू सेम बात है कि अपने बिजनेसमैन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, उनकी राजनीति में होता है ना, जब कोई आर्थिक रूप से क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, तो वो राजनीति में भी क्या करता है, अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करता है। जैसे कभी कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ोगे तो बताएगा जितने भी पूंजीपति होते हैं, यानी जो अमीर वर्ग होता है, कार्ल मार्क्स उनको बुर्जुआ क्लास बोलता है, ठीक है ना। क्या बोलता है? बुर्जुआ बोलता है, ठीक है ना। तो वो बताता है, खैर ये सब थोड़ा बता दे रहा हूँ ऐसे ही, कि पूंजीपति वर्ग क्या करता है, जब उन पर पैसा वगैरह आता है तो वो क्या करता है, राजनीति को वहाँ की कंट्रोल करने लगता है। जैसे भारत का ही देख लो, भारत की राजनीति में कौन है, जो पैसे वाले हो गए, अंबानी, अडानी, कहीं ना कहीं जितने भी पैसे वाले लोग रहते हैं उनका राजनीति पे कहीं ना कहीं क्या रहता है, थोड़ा बहुत प्रभुत्व रहता है। तो वही सारी चीज़ें ये लोग कह रहे हैं कि भारत भी क्या करता है, अपने व्यावसायिक उद्यम के माध्यम से उनके बाज़ारों में और राजनीति पर भी क्या करेगा, प्रभाव। क्योंकि भारत की जब सामान बिकेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका उस देश को फ़ायदा होगा। मान लो भूटान को फ़ायदा होगा या नेपाल को फ़ायदा होगा, तो भारत बोलेगा कि आप अपनी नीतियों में क्या करो, परिवर्तन करो। इससे क्या होगा, उनकी संप्रभुता को ठेस पहुंचेगी। तो बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, उनके बाज़ारों में सेंध मारना चाहता है और व्यावसायिक उद्यम के जरिए राजनीति पर प्रभाव डालना चाहता है। लेकिन ये तो इन लोगों का मानना है, लेकिन भारत का मानना बिल्कुल ये नहीं है। तो बहुत सारे जो भारत के हितैषी लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि भारत को साफ्टा के लिए चिंतित होने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साफ्टा में जो अधिकांश देश हैं उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध है, ठीक है ना। कैसे संबंध है? द्विपक्षीय संबंध है। तो भारत द्विपक्षीय क्या है, संबंध है। और भारत का ये भी मानना है जब सीमा शुल्क क्या हो जाएगा, सीमा शुल्क अगर कम हो जाएगा तो इसके माध्यम से क्या होगा, राजनीतिक सहयोग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? राजनीतिक सहयोग और बेहतर बढ़ेगा, और जो राजनीतिक समस्याएं चल रही हैं, पर्यावरणीय समस्याएं चल रही हैं, उनको और अच्छे से हम क्या है, सॉल्व करने का या समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो पहला पक्ष ये रखता है भारत। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं भारत को साफ्टा के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत जो है भूटान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ पहले ही क्या हो रखा है, द्विपक्षीय संबंध है। यानी द्विपक्षीय संबंध यानी एक दो देशों का संबंध, ठीक है ना। द्विपक्षीय संबंध को बोलते हैं इंग्लिश में बायलैटरल रिलेशन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? बायलैटरल रिलेशन। तो बहुत देशों का होगा तो मल्टीलैटरल, एक देश का होगा तो यूनिलैटरल, ठीक है ना। तो अंग्रेजी के भी थोड़े टर्म क्या है, जानने का प्रयास कीजिए। ये क्या हो गया, साफ्टा हो गया। तो ध्यान रखना साफ्टा क्या है, 2004 में हस्ताक्षर, 1 जनवरी 2006 से बना, सीमा शुल्क कम कर दिया गया। भारत पर आरोप है कि सेंधमारी करता है भारत के बाजारों में, और भारत व्यावसायिक उद्यम के जरिए बाजार और राजनीति पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है। लेकिन भारत मानता है कि अगर सीमा शुल्क कम होगा तो राजनीतिक सहयोग बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत को साफ्टा के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत का भूटान, नेपाल, श्रीलंका से पहले ही क्या है, बायलैटरल यानी द्विपक्षीय संबंध है। ये हो गया। तो ये 2 संगठनों के कार्य हो गए। और तीसरा हो गया क्या, भारत पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां। यानी भारत पाकिस्तान के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, यानी जो सोशल वर्कर हैं, और जो महत्वपूर्ण हस्तियां होंगे, जैसे कला में, साहित्य में एक्टर वगैरह होते हैं। बॉलीवुड में आपने देखा होगा बहुत सारे पाकिस्तानी भी भारत में काम करते हैं, जानते ही होंगे। 1-2 का नाम आपको पता हो तो बताइए ज़रा, ठीक है ना। तो भारत पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां एक दूसरे का क्या करती हैं, दौरा करती हैं। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, ध्यान रखना ये 2 चीज़ें, एक हो गया क्रिकेट, एक हो गया रेल, ठीक है ना। इन दोनों के माध्यम से क्या होता है, कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होते हैं। कहीं ना कहीं देखना, कभी भी मैच होगा तो मैच होता है तो उससे क्या होता है, दोनों के जनता जो है आपस में आकर बैठती है, इससे क्या होता है, सहयोग होता है। और रेल भी चलती है, समझौता एक्सप्रेस वगैरह भी चलती है, इससे भी क्या हो जाता है, दोनों के बीच सहयोग बढ़ता है,
ठीक है ना। वैसे तो एक उसका अक्षय कुमार का एक पिक्चर में आपने डायलॉग सुना होगा, वो खट्टा मीठा करके उसकी एक मूवी है। तो मतलब जाता है वहाँ की जिला कलेक्टर तो नहीं होती, कोई अधिकारी होती है, तो उसके पास जाता है तो कहता है तुम इंडियन हो क्या हो, तुम्हें चोरी करते हुए डाका डालते हुए शर्म नहीं आती। तो अक्षय कुमार क्या डायलॉग मारता है, मैडम आप जापान में जाओगे तो जैपनीज़ मिलेंगे, इटली में जाओगे इटालियन, फ्रांस में जाओगे फ्रेंच, इंग्लैंड में जाओगे इंग्लिश मैन मिलेंगे, अमेरिका में जाओगे अमेरिकी मिलेंगे, परंतु भारत में आपको इंडियन कोई नहीं मिलेगा। आपको गुजराती, मराठी, बिहारी, बंगाली, ठीक है ना, कोंकणी, ये सारे लोग मिलेंगे, लेकिन इसमें मतलब इंडियंस कहाँ हैं? इंडियंस खाली एक ही जगह देखने को मिलते हैं, वो है भारत पाकिस्तान का मैच। खैर ये सब ऐसे ही था, खाली इतना ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, जब एक दूसरे के देशों का क्या करती हैं, दौरा करती हैं, तो इससे भी उनके संबंध कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। और इन दोनों के संबंध अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया में शांति क्या है, ऑटोमेटिक या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, आ जाएगी। ठीक है ना। एक दो सिंगर भी आप जानते होंगे, ठीक है ना, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अली करके क्या नाम है, जो भी है, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें आप जानते ही होंगे, मेरे माइंड में भी आ नहीं रहा है। फिर दूसरा है बस मार्ग खुलना, दोनों के बीच एक दूसरे का क्या खुल जाता है, बस मार्ग भी खुल जाता है। बस मार्ग खुलने का मतलब क्या है, बस के माध्यम से भी जाते हैं, ट्रेन के माध्यम से भी जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर लिख देना, क्रिकेट, रेल, ठीक है ना, मूवी, ठीक है ना, कला, साहित्य, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है ना। जैसे आपने बजरंगी भाईजान देखा होगा, मुन्नी वाली, तो वो समझौता एक्सप्रेस में ही रहती है, बेचारी छूट जाती है यहाँ पर। फिर बजरंगी भाईजान क्या है, उसको पाकिस्तान घर लौटाने जाते हैं। तो उस ऐसी मूवी भी कहीं ना कहीं क्या करती है, दोनों के संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करती है, और कुछ कुछ ख़राब करने का भी प्रयास करती है। जानते ही हैं आप लोग, नलका उखाड़ दिया जाएगा ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, साफ्टा हो गया। तो ये हो गया दक्षिण एशिया में शांति कैसे आएगी, सार्क के माध्यम से, साफ्टा के माध्यम से, और भारत पाकिस्तान के जब संबंध अच्छे हो जाएंगे तब। फिर है दक्षिण एशिया में चीन और अमेरिका की भूमिका। दक्षिण एशिया में चीन और अमेरिका की भूमिका, यानी चीन दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं है, अमेरिका भी भौगोलिक रूप से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी दक्षिण एशिया में ये लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट क्यों रखते हैं ज़्यादा, इनका हस्तक्षेप क्यों ज़्यादा होता है। तो आइए उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान और चीन, यानी पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी भारत के संबंध खराब है, जब चीन भी उसमें हस्तक्षेप करने लगता है, पाकिस्तान और चीन की जब दोस्ती बढ़ जाती है, तो क्या होता है, भारत के साथ संबंध क्या हो जाते हैं, पाकिस्तान के जो थोड़े बहुत अच्छे हो भी रहे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, खराब होते हैं। ठीक है ना। मड दी वाटर, अंग्रेजी में एक कहावत है क्या, मड दी वाटर, यानी सब गुड़ गोबर हो जाना, यानी थोड़े बहुत संबंध सुधरते भी हैं इन सब माध्यमों से। तो चीन आके दोस्ती कर लेता है, तो क्या होता है, मर्दी गोबर हो जाता है, दोस्ती संबंध सारे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। फिर क्या होता है, शीत युद्ध के बाद, जब शीत युद्ध खत्म हो जाता है, मैंने बताया था 2 विचारधाराओं का युद्ध था, उस पर जाऊंगा नहीं। जब शीत युद्ध क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो दक्षिण एशिया में अमेरिका की हस्तक्षेप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप ऐसे एरो मत डालना, आप वृद्धि लिखना, ठीक है ना। तो शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ जाता है, क्योंकि वो तो रहता नहीं है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही रहती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था का तो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है वो। ठीक है ना। इसलिए फिर यूएसए ने भारत पाक के बीच मध्यस्थता भी की है कई बार। भारत पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई होती है तो यूएस क्या है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाने का क्या करता है, प्रयास करता है। जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप, आप सुने होंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो कश्मीर के मुद्दे पर जब भी कोई बात आती थी तो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे मैं आप दोनों को क्या कर सकता हूँ, इस मुद्दे को सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन भारत ने क्या बोला, ये हमारा आंतरिक पक्ष है, आपको इस पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसा ही है, जब आप पेपर में जाओगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उठा के, तब आप खुद समझ जाओगे क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया नहीं जा रहा है। अभी आपको लग रहा है क्या राम कहानी चल रही है, पूछेगा नहीं पूछेगा, ध्यान रखना यहीं से ही पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा। तो जाके एक बार इसको पढ़ना, एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, और प्रीवियस ईयर जो मैंने
पहला दूसरा जो चैप्टर पढ़ा दिया और तीसरा भी कंप्लीट हो गया है। तो जो भी चैप्टर के नाम है उसको देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना और देखना जो पढ़ाया जा रहा है जिस भी सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, वहाँ से सवाल पूछा गया है कि नहीं, उससे बाहर तो नहीं आया। मैं बता रहा हूँ अगर 80 नंबर का पेपर आता है ना तो कम से कम जो पिछली बार था वो 79 नंबर का, मोस्टली 79 का पूरा पेपर है जो नोट्स मैंने बनवाए थे बच्चों को वहीं से ही पेपर आया था। अगर एक दो क्वेश्चन तो अलग आ ही जाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। कैसे आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। लेकिन 75 से 78 नंबर का जो क्वेश्चन होगा यहीं से, 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं जो आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए। तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ 80 में से 75 से 78 नंबर तक यहीं से पूछा जाएगा। और बाकी 1 नंबर ऐसा आएगा कि वो कुछ करंट डाल देंगे, कुछ ऐसा डाल देंगे, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो भी कवर हो जाएगा। क्योंकि करंट वाला भी आपका एक चैप्टर क्या हो गया है, ऐड हो गया। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, भैया ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसको दोबारा से क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, दक्षिण एशिया में चीन और अमेरिका की भूमिका। ठीक है ना। अमेरिका में दक्षिण एशिया के लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अमेरिका का हित ये भी रहता है ना, क्योंकि अमेरिका में बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है कि वो किसकी है, दक्षिण मूल एशिया के लोगों की है। इसको बोलते हैं डायस्पोरा। क्या बोलते हैं? डायस्पोरा यानी मूलवंशी। यानी दक्षिण एशिया मतलब अमेरिका में बहुत सारे लोग कहाँ के हैं, साउथ एशिया के हैं, दक्षिण एशिया के हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं क्या रहती है, अमेरिका का इंटरेस्ट रहता है, अमेरिका का हित कहाँ पे रहता है, दक्षिण एशिया में। फिर है बाजार का आकार भी बड़ा है। और आप जानते हैं जो ये सारी कंट्री हैं दक्षिण एशिया की, वो कहीं ना कहीं क्या है, डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं। जिस वजह से क्या होता है, ये जो विकसित देश हो गए, चाइना, अमेरिका, यूरोप, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने सामान को लाकर कहाँ पर बेचते हैं, यहीं पर दक्षिण एशिया में। तो उनके बाजार भी आकार बड़ा है, ठीक है ना, इस वजह से। तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल लेक्चर, ठीक है ना। अभी मैं हट जाऊंगा, आप क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी वीडियो को फैलाएं, ठीक है ना। और कहीं पे भी कुछ कमी लगती है तो उसको भी बताएं, और कुछ सही नहीं लगता तो डिसलाइक कर दें, डिसलाइक करें, बट उसका क्या बताएं, रीज़न बताएं, क्या रीज़न है, उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है ना। मैं हट जा रहा हूँ और आप क्या कर लेना, इसका वो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं वो मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सब चलने दो, ये सब ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका।